अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज इस लेक्चर नंबर 6 में हम सरफेस टेंशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको याद है तो हमने पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें सरफेस टेंशन की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, सरफेस टेंशन का डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट किया था। आज के इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस एनर्जी और उसी के साथ साथ में रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सरफेस टेंशन हमारा शुरू है और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है, उसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी। तो देखिए बच्चों, सरफेस एनर्जी को समझने से पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहा जाता है तवानाई बिल कवा। क्या कहा जाता है इसे? तवानाई बिल कवा। तो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ओके। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। कंसिडर करो आपके पास में एक इस तरह का मास रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके। हमने एक सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसका मास m है। अब इस मास पर जो कुव्वत अमल करेंगे वो कितनी होगी? तो आंसर है इसका जो वेट होगा, ठीक है, वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जिसको जो होता है mg के बराबर, ठीक है। मतलब जो एक फोर्स लगेगा वो जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, F = mg, है ना। ये आपका पता है, जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब हमने क्या किया, इस मास को पकड़ा और पकड़कर ऊपर उठाया और ऊपर उठाकर इसको यहाँ लेके गए। ये मास अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जब मास को हमने पकड़कर ऊपर उठाया तो इसने जो इतना फासला तय किया, ये है इसकी हाइट h। मतलब हमने जब इसको पकड़कर ऊपर उठाया तो ऊपर उठाने के बाद में mg इसका वेट था और इसमें हाइट h आ गई। तो यहाँ पर जाके इसका फार्मूला क्या बन गया? ये बन गया mgh। क्या बन गया? mgh। और आप सभी को पता है mgh किसका फार्मूला है? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मास सरफेस पर रखा हुआ था, हमने इसको पकड़कर उठाया और ऊपर ले गया तो उसमें हाइट h आ गई, तो उसका फार्मूला क्या बन गया? mgh, जिसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? तो आंसर है ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जैसे हमारे पास में एक डस्टर है, इसका मास m है। हमने क्या किया, ये अभी सरफेस पर रखा हुआ, इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा F = mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने इसको पकड़ के ऊपर उठाया तो इसमें हाइट h आ गई, तो क्या हो गया? mgh। मतलब जब ऑब्जेक्ट को हमने पकड़कर ऊपर उठाया तो इसमें जो इस ऑब्जेक्ट में जो एक एनर्जी स्टोर हो गई और उस स्टोर्ड एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिए, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। आपने क्या किया, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने बुक को उठाया और उठाकर आपके अलमारी के ऊपर रख दिया, तो बुक का वेट mg था, ठीक है। आपने उसको पकड़कर ऊपर उठाया, h हाइट पर रख दिया, तो अब उस बुक के अंदर कौन सी एनर्जी जमा हो गई? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। इज इट क्लियर? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो आपके पास में एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज प्लस है। दो चार्ज हमारे पास में, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, दो होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस चार्ज लिया, दोनों भी इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में तो आपको पता होगा, जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना। तो यहाँ पर लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा। हमने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ा, ठीक है, पकड़कर इसके करीब लाया और करीब लाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जब हमने इसको करीब लाकर जब हमने इसको पकड़कर इसके करीब लाया तो इसमें एक एनर्जी जमा होती है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी और उसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। जो h है यहाँ पर डिस्टेंस होता है और mg जो होता है उसका वेट होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है और यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आती है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर ऊपर उठाया तो मुझे कुछ काम करना पड़ा। इज इट क्लियर?
तो जब हमने यहाँ पर कुछ काम किया तो काम करते वक्त मुझे एनर्जी लगी, ठीक है, मेरे जिस्म की एनर्जी खर्च हुई ना। जब मैंने इसको उठाकर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, जब ये डस्टर मेरे पास में था तो मैंने डस्टर को पकड़कर ऊपर उठाया, तो मैंने कुछ काम किया। अब काम करने के लिए आपको पता है एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहाँ से आई? तो आंसर है जो मेरे जिस्म में एनर्जी जमा थी ऑलरेडी, उस एनर्जी की बुनियाद पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर उठा के रख दिया। तो काम करने के लिए मुझे एनर्जी लगी, वो एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, एक जगह से एनर्जी कम होती है तो दूसरी जगह पर बढ़ती है, ठीक है। तो जब मैंने इस डस्टर पर काम किया, इसको काम कर ऊपर उठाया, तो मेरी एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी तो खर्च खत्म नहीं हो सकती, वो तो कांस्टेंट होती है। तो आंसर है जो मेरी एनर्जी है वो इस डस्टर में जमा हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किस शक्ल में? तवानाई बिल कवा की शक्ल में जमा हो गई, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, हमने इस पर काम किया, तो जो मेरी एनर्जी खर्च हुई वो कहाँ गई? तो आंसर इस ऑब्जेक्ट में जमा हो गई, और किस फॉर्म में जमा हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जमा हो गई। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है, और जो वर्क करने के बाद में उसमें एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क होता है उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी जमा हो जाती है। और उसी के साथ साथ में एक बात आपको याद रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जमा हुई वो क्यों हुई, उसका क्या रीज़न है, ये कैसे हुआ? तो अगर आप गौर करें तो हमने जब इसको पकड़कर उठाया तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? तो आंसर है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, mg। देखिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हमने क्या किया, फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, और फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके इसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर लाया, और अब हमने कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें तो उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। देखिए जो फोर्स था वर्टिकली डाउनवर्ड था, हमने इसके अगेंस्ट में वर्क किया और इसको ऊपर उठाकर ले गया, तो यहाँ पर इसमें एक एनर्जी जमा हो गई जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एक बात याद रखनी है, इस क्वेश्चन में काम आने वाली है कि अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो जो हमारी वर्क करने में एनर्जी खर्च होती है वो उस ऑब्जेक्ट में जमा हो जाती है। किस सूरत में जमा हो जाती है? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो जाती है। एक बात फिर से रिपीट कीजिए कि अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें तो जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ जाती है? तो आंसर है उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट था, हमने इस पर एक फोर्स लग रहा था mg वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने इस फोर्स के अगेंस्ट में काम किया तो हमारी एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो गई। मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपके लिए सरफेस एनर्जी चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से याद कीजिए कि अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें तो वर्क करने के दौरान में हमारे जिस्म की एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एक जगह से एनर्जी कम होती है तो दूसरी जगह बढ़ती है। तो आंसर है जब हमने इस पर वर्क किया तो हमारी एनर्जी इसमें जमा हो गई। किस शक्ल में जमा हो गई? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो गई। इतनी बात आपको समझ लेना है कि अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया जाए तो एनर्जी किस शक्ल में जमा होती है? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा होती है। चलो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब सरफेस एनर्जी क्या है आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको गौर से समझना है आपको। सरफेस एनर्जी क्या होता है? मान लो आपके पास में एक बीकर है और इसमें हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। जो मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है हम जो लेंगे वो होगा वाटर। क्यों वाटर? क्योंकि ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाता है, ठीक है। ये एक बीकर है, इस बीकर में हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इसमें अगर आपको याद होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बस उसी के बाद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसमें याद कीजिए हमने दो जो थे मॉलिक्यूल लिए थे, एक मॉलिक्यूल बल्क में लिया था, तीन मॉलिक्यूल लिए थे, एक बल्क में लिया था, एक सरफेस पर लिया था और एक सरफेस फिल्म में लिया था। फिलहाल हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे। एक मॉलिक्यूल जो होगा वो बल्क में होगा, मॉलिक्यूल ए, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जो है हमको कहाँ पर लेना है? सरफेस पर लेना है, जिसका नाम है मॉलिक्यूल बी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लिक्विड किस दो चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया हो कि लिक्विड जो है दो चीज़ों को मिलाकर बना होता है, एक होता है सरफेस और एक होता है बल्क, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए, मॉलिक्यूल ए जो है वो बल्क में है और मॉलिक्यूल बी जो है वो सरफेस पर है। इज इट क्लियर? देखिए अब इस मॉलिक्यूल पर क्या अमल होगा फोर्स का, इसको समझते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल को ये वाला इधर वाला मॉलिक्यूल अपने यानी खींचेगा, ये मॉलिक्यूल की इधर वाला मॉलिक्यूल अपने यानी खींचेगा, 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 इधर वाला मॉलिक्यूल अपने यानी, इधर वाला मॉलिक्यूल अपने यानी, इधर वाला मॉलिक्यूल अपने। यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा है?
तो आंसर है यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। याद है आपको, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स लगता है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो इनके दरमियान में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल ए पर जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स है। और आप सभी को पता है कि ए मॉलिक्यूल पर जो टोटली बल्क में होता है उस पर नेट फोर्स कितना होता है, तो आंसर है उस पर नेट कोहेसिव फोर्स जो होता है वो 0 होता है। ये अपने पिछले लेक्चर में समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? 0। तो यहाँ पर नेट कोहेसिव फोर्स जो होगा वो 0 होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो आपको पता है। अब आ जाइए बी पर। अब आपको पता था इस पर नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी यानी से खींचेंगे, ठीक है, इधर वाले मॉलिक्यूल अपनी यानी खींचेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल अपनी यानी खींचेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल अपनी यानी, इधर वाले मॉलिक्यूल अपनी यानी। इस पर नेट फोर्स किधर था? तो याद कीजिए, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर था उस पर जो नेट मॉलिक्यूल्स था, देखिए ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो जो नेट कोहेसिव फोर्स था वो किधर था? वर्टिकली डाउनवर्ड था। अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले मेरा लेक्चर नंबर 5 है वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो सरफेस पर जो लिक्विड था, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल था, उसका जो नेट फोर्स था वो क्या था? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उस पर जो वर्टिकली जो फोर्स है वो क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। नेट फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब देखिए इस पर तो नेट फोर्स जो है वो 0 है, लेकिन इस पर जो नेट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये वाला मॉलिक्यूल किधर आएगा? तो आंसर है ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन एक बात मैंने आपको वहाँ पर और समझा के दी थी कि अगर किसी सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल होता है, अगर वो मॉलिक्यूल वहाँ से हटता है तो उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक लिक्विड चाहिए तो लिक्विड का कॉन्सेप्ट आप कैसे समझते हो? लिक्विड मतलब उसके पास में क्या क्या है? सरफेस है, उसमें बल्क है। अगर सरफेस ही ना हो तो वो लिक्विड ही ना रहे। इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस से एक मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। ये बात भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। तो देखिए, जब ये मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल नीचे आएगा, मान लो बी मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर बी मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुका है, तो अब इस मॉलिक्यूल की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आने की कोशिश करेगा। तो ये ए मॉलिक्यूल क्या करता है? इसके बी की जगह पर जाने की कोशिश करता है। कहाँ जाने की कोशिश करता है? बी की जगह पर। तो मान लो ये वाला जो ए मॉलिक्यूल है ये बी की जगह जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर तो अतराफ से बहुत सारे कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं। तो ये क्या करेगा? इन तमाम कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा। क्या करेगा? वर्क। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं, बी तो नीचे आ गए, अब ए जो है वो बी की जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर बहुत सारे कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं। ये क्या करेगा? बहुत सारे कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा और कहाँ पर पहुंच जाएगा? ए, इस बी की जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब अभी ए मॉलिक्यूल कहाँ पर आ चुका है हमारा? इस बी की जगह पर। समझा आपको? इसने क्या किया? इस पर बहुत सारे कोहेसिव फोर्स लग रहे थे, इसने फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, और फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया और कहाँ पर चल गया? बी पर। जैसे आपको बहुत सारे लोग पकड़ते हैं, आप क्या करते हो? उनको छुड़ाकर आगे जाने की कोशिश करते हो। मतलब जो फोर्सेस आप पर लग रहे थे, आपने उस फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क किया और आगे जाने की कोशिश की। बस उसी तरह से इसने क्या किया? जो इस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा था, इसने उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया और कहां पर चल गया? मॉलिक्यूल बी की जगह। अब एक बात याद कीजिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम, जो मैं बार बार बात रिपीट कर रहा था, अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें तो हमारे जिस्म में क्या जमा होती है? तो आंसर था हमारे जिस्म में पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। अब भी समझा के दिया हूं मैंने कि अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें तो हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में क्या जमा होता है? तो आंसर था हमारे जिस्म में पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल ने इस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके यहाँ पर गया, तो इसके पास में कौन सी एनर्जी है अभी फिलहाल में? तो आंसर है इसके पास में एनर्जी है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है बच्चों सरफेस एनर्जी। क्या कहा जाता है? सरफेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सरफेस एनर्जी। याद कीजिए, इसने क्या किया? इसने बहुत सारे कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया सॉरी, और कहां पर पहुंचा? बी की जगह पर पहुंचा, ठीक है।
तो जो इसने फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, वर्क करने की वजह से इसके पास में कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल, इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल, मतलब इसके पास में जो अभी एनर्जी है वो है एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके पास में जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर है इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल के पास में जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे क्या कहा जाता है, सरफेस एनर्जी। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ बताई है, समझा कर दी है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, इंशाल्लाह आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से समझिए। किसी भी मॉलिक्यूल के पास में जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे क्या कहा जाता है, सरफेस एनर्जी। और इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो आंसर है इसने जब कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया तो वर्क करने से इसके पास में क्या स्टोर हो गया, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको समझा के दे दिया, ठीक है। तो ये है आपका सरफेस एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल के पास में जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कहाँ से आई, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो आंसर है वर्क डन से। तो याद रखिए फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, कुछ काम कीजिए। अगर आप कोई काम करोगे तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका यही है कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो सरफेस एनर्जी हमने किससे निकाला, पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, काम करने से, ठीक है। तो हमने वर्क डन किया, उससे पोटेंशियल एनर्जी आई, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आज के इस लेक्चर का वह है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए इसको, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के दरमियान में आपको ताल्लुक अखज़ करना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक वायर की फ्रेम है। जो वायर है ये बहुत सख्त वायर है। कैसा है, सख्त वायर है। ये आपके पास में एक वायर की फ्रेम है, ठीक है। एक वायर की फ्रेम है। हमने क्या किया, इस वायर की फ्रेम में यहाँ पर 2 इस तरह से पॉइंट लिए, और इस पॉइंट से एक बहुत बारीक वायर जो है वो बांध दिया। ये वायर इतना बारीक होता है, हमारे सर में जो बाल होता है ना, उस बाल के बराबर बारीक होता है। और इसकी खास बात यह है कि जो इस पॉइंट पर हमने इसको फिक्स किया, तो ये जो वायर है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वायर आपको दिख रहा है, ये वायर जो है मूवेबल है। मूवेबल है इसका मतलब क्या है, ये ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। मतलब यहाँ पर हमने एक चक्री लगाई, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो खेलते हैं उनके पास में चक्रियाँ होती है, वो मूवमेंट करती है बराबर ऊपर नीचे। बस उसी तरह से 2 चक्रियाँ हैं, उस पर हमने वायर को बांधा है, और ये मूवेबल है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास में ये जो है ये सख्त वायर है, इसकी हमने एक फ्रेम बनाई और उसके ऊपर एक मूवेबल वायर लगा दिया जो बहुत ज़्यादा बारीक है। अब क्या करना है, आपको इस तरह का एक बीकर लेना है और बीकर में सोप भरना है। क्या भरना है, सोप वाटर। क्या भरना है, सोप वाटर, ठीक है। सोप वाटर क्या होता है, आपने देखा है छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, वो कुछ बाहर से लाते हैं और उसमें ऐसा डुबाते हैं, डुबाकर ऐसी फूंक मारते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। बस वही वाला वाटर हमको यहाँ पर लेना है, सोप वाटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सोप वाटर में इस फ्रेम को उठाया और ऐसे डुबा दिया, ठीक है। डुबाकर निकाला तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस पर सोप फिल्म बन गई। क्या बन गई, ऐसे सोप फिल्म। क्या बन गया यहाँ पर, सोप फिल्म। सोप फिल्म कैसे बनती है, आप वो बच्चे वाला गेम खेल सकते हो, मार्केट से खरीद कर लाना है। जब आप उसके अंदर उसको डुबा के निकालोगे तो आपको उसके ऊपर बराबर एक सोप फिल्म दिखेंगी, और आप उस पर ऐसी फूंक मारोगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे। बस वही इमेजिनेशन है, पूरा आपको वही जहन में रखना है कि हमने इस फिल्म को उठाया और इस सोप वाटर में डाला, निकाला, तो उसके बाद में हमने क्या देखा, इसके ऊपर सोप फिल्म बन गई जो बहुत ज़्यादा पतली होती है और बहुत ही नर्म होती है, ठीक है। अगर आप इस पर ऐसे फूंक मारोगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सोप फिल्म बन गई। तो यहाँ पर सोप फिल्म जो बनी है, तो देखिए यहाँ पर सोप फिल्म में क्या मौजूद है, तो आंसर है सोप फिल्म में वाटर है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर है, इसीलिए ये इसकी सरफेस है। तो वाटर की वजह से सरफेस पर क्या जनरेट होता है, तो आंसर है वाटर की वजह से सरफेस पर सरफेस टेंशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन होगा, मतलब यहाँ पर एक फोर्स होगा
जो फोर्स की वजह से जिस सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सरफेस है ये यहाँ पर बराबर लटकी हुई है। अगर यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं होता तो ये वाली जो आपकी ये वाला जो आपका वायर है नीचे गिर जाता था। ये वायर यहाँ पर क्यों फिक्स है? तो आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो वर्टिकली जो टेंजेंशियल फोर्स है और जिसकी वजह से ये सोप फिल यहाँ पर लटकी हुई है। इज इट क्लियर? ने क्या किया, इसकी जो लेंथ है वो L है। ओके, इसकी लेंथ क्या है? L है। इसको ये वाले वायर को आप यहाँ से देखिए, ये वाले पोजीशन से, ठीक है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं और इसको थोड़ा मैग्नीफाई कीजिए। जब आप इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये आपको कैसे देखेंगे? देखिए आप इस पेन को देखिए, अभी आप इस पेन को अगर साइड से देख रहे हैं तो आपको पेन ऐसी दिखाई दे रही है, और आप इसको इधर से देखोगे जाकर, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो मुझे इसका ये वाला गोल राउंड दिखेंगे। देखिए आपको अभी ये पेन ऐसी दिख रही है और जब आप इसको मैं आपकी तरफ करूंगा तो आपको इसका गोल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ ये गोल वाला हिस्सा नहीं दिखेंगे, अगर आप गौर करें तो आपको इसकी ये वाली साइड भी दिख रही, मतलब ये वाली सरफेस भी दिख रही और ये वाली सरफेस भी दिख रही, मतलब आपको ये कैसी दिखेंगी, ये आपको ऐसी दिखेंगी। तो इसमें कितने लेयर है? तो आंसर है यहाँ पर 2 लेयर है, ये वाली एक लेयर L और ये एक वाली लेयर है। अब इसे लेयर भी कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं। तो हमको यहाँ पर कितनी सरफेस दिखी? 2 सरफेस, एक ये जिसका लेंथ L है और ये वाली सरफेस की भी लेंथ L है। ठीक है, देखिए ये जो पेन है अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो एक इधर वाली सरफेस आपको दिख रही है और एक इधर वाली सरफेस दिख रही है। सरफेस की वजह से क्या जनरेट होता है? तो आंसर है सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा वो कितना होगा? तो आंसर है यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा वो होगा T बराबर 2L। क्या होगा? T बराबर 2T। क्या होगा? T बराबर 2T। T बराबर 2T क्यों होगा? यहाँ पर हमने 2T क्यों लिया? क्योंकि हमको यहाँ पर कितनी सरफेस मिली? 2 सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। अगर हम इसको यहाँ से मैग्नीफाई करके देखें तो एक ऊपर वाली लेयर आपको दिखेंगी, ये नहीं, ऊपर वाली सरफेस दिखेंगी और एक नीचे वाली सरफेस दिखेंगी। इसीलिए यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना हुआ? T इक्वल टू, तो आंसर है 2T। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से अगर आप इस पेन को यहाँ से देखेंगे तो आपको 2 लेयर दिख रही, एक ये वाली साइड की लेयर, मतलब ये वाली साइड की सरफेस और एक ये वाली साइड की सरफेस। इसका सरफेस टेंशन T है, इसका सरफेस टेंशन T है। तो पूरे इस पेन का सरफेस टेंशन कितना हुआ? तो आंसर है 2T होगा। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि आगे काम में आने वाला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी फोर्स के अगेंस्ट में एक और फोर्स किया, अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमें लिख देता हूँ, यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है? T इक्वल टू 2T। अब हमने क्या किया, इस फोर्स के अगेंस्ट में एक दूसरा फोर्स अप्लाई किया वर्टिकली डाउनवर्ड, जो है F डैश। तो मैं क्या करूंगा, इसको आराम से पकड़कर, इसको आराम से पकड़ना है आपको। अगर आप बहुत जोर से खींचोगे तो आपकी सोप फिल्म यहाँ से टूट जाएगी। आपको सोप फिल्म को भी बरकरार रखना है। इसे आराम से नीचे खींचिए और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट dx पैदा कीजिए। आपने क्या किया, इसको आराम से पकड़ा, पकड़ के नीचे खींचा, मतलब इस पर F डैश फोर्स अप्लाई किया तो ये वाली जो सोप फिल्म है आपकी बढ़ गई, मतलब सोप फिल्म अब यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, आपने एक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। ठीक है, जब आपने इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया तो वर्क करने की वजह से क्या जनरेट होता है? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। क्या जमा होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलते हो? सरफेस एनर्जी। मतलब यहाँ पर क्या बनी? सबसे पहले देखिए, हमने इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, वर्क करके इसको नीचे खींचा, तो नीचे खींचने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो गई? सरफेस एनर्जी। पहले यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स थे तो 50 मॉलिक्यूल की एनर्जी 50 जूल थी। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, मतलब मॉलिक्यूल 60 हो गए, तो 60 मॉलिक्यूल की एनर्जी 60 जूल। पहले 50 मॉलिक्यूल की एनर्जी 50 जूल, अब ये मॉलिक्यूल बढ़ गए तो एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई मतलब यहाँ पर सरफेस एनर्जी बढ़ गई। इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है। अब यहाँ पर सरफेस एनर्जी हमारे पास में आ चुकी है। सरफेस एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी से आई। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया? तो हमने इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। ठीक है, तो जब हमने फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आई, और पोटेंशियल एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सरफेस एनर्जी निकालूँ। सरफेस एनर्जी निकालने का क्या मेरे पास में तरीका है, उसको समझिए। सरफेस एनर्जी निकालने का मेरे पास में तरीका यह है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मेरे पास में क्या तरीका है? तो मैंने आपको अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मेरे पास में तरीका यह है कि मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है F इंटू dx। ठीक है, F इंटू dx। ओके, फोर्स हमारे पास में कितना है? देखिए, हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है।
है ना। इसका मतलब F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है TL। तो अगर मैं ऐसे T निकालूँ तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू मेरे पास में था F अपॉन L। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, हमने सरफेस टेंशन का फार्मूला निकाला था। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, TL, ठीक है। तो F इक्वल टू TL होता है, लेकिन हम जानते हैं ये वाले क्वेश्चन में जो सरफेस टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, 2T के। मतलब मैं देखिए F इक्वल टू क्या होगा, TL। तो मैं T की जगह पर क्या लिखूंगा, 2T लिखूंगा। क्या लिखूंगा, T की जगह पर 2T, और यहाँ पर L क्या लिखूंगा, L। मैंने 2T क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझा के दिया कि यहाँ पर सरफेस टेंशन कितने होंगे, 2 होंगे, इसीलिए T इक्वल टू क्या होता है, 2T। तो हमने यहाँ क्या लिखा, F के जगह पर 2T और इंटू L, इंटू यहाँ कर दो dx, क्या कर दो dx। तो हमारे पास में वर्क डन का फार्मूला क्या आ गया, वर्क डन का फार्मूला आ गया हमारे पास में 2TL इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, अब इधर इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये वाली जो डायग्राम मैंने आपको बताई थी, इसमें कितने सरफेस थे, तो आंसर है 2 सरफेस थे, ठीक है। एक ये वाली सरफेस जिसकी लेंथ L थी और एक ये वाली सरफेस जिसकी लेंथ L थी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट dx है, ओके। तो हमारे पास में यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, देखिए एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, लंबाई ज़रा चौड़ाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर L कितने हैं, L तो यहाँ पर 2 है, देखिए एक ये L और ये एक L, तो ये क्या हो जाएगा 2L। और इसकी ब्रीथ क्या है, इसकी ब्रीथ तो dx है। तो मतलब इसका एरिया क्या आ गया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया 2L इंटू dx। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इस तरह से अरेंजमेंट करूँगा कि वर्क डन इक्वल टू, मैं लिखूँगा इसको T मल्टीप्लाई बाय 2L इंटू dx। क्या लिखूँगा, 2L इंटू dx। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वर्क डन इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय 2L dx किसके बराबर है, ये तो DA के बराबर है, इसको DA लिख लीजिए, ठीक है। 2L dx किसके बराबर है, तो आंसर ये DA के बराबर है। DA क्या है, तो DA इस रेक्टेंगल का एरिया है। इज इट क्लियर। तो हमारे पास में क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय DA। अब देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, सरफेस एनर्जी के। इसका मतलब मैं वर्क डन के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर है मैं इसके जगह पर, देखिए मैं आपको इसको स्टेप से बताता हूँ। वर्क डन के जगह पर, वर्क डन के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काम करने से पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। T मल्टीप्लाई बाय DA, ओके। इधर देखिए इसको बाकी का, हाँ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एनर्जी इक्वल टू T इंटू DA, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में सरफेस एनर्जी इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय DA। अगर मैं यहाँ से सरफेस टेंशन निकालना चाहूँ तो सरफेस टेंशन T बराबर किसके होगा, SA, यानी कि सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय DA। ये आ गया हमारे पास में रिलेशन, यानी कि सरफेस टेंशन किसके बराबर है, सरफेस टेंशन बराबर होता है सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय DA। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इक्वल टू DE अपॉन DA, ठीक है। ये वो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि T इक्वल टू क्या होता है, DE अपॉन DA, जहाँ पर T जो है वो सरफेस टेंशन है, DE जो है वो सरफेस एनर्जी है, और DA जो है उसका एरिया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एनर्जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगा। तो ये जो था डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हो। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया है। जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका स्नैपशॉट लीजिए।